आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रगीत और समाज निबंध। यह निबंध डॉक्टर नामवर सिंह के निबंध संग्रह वाद विवाद संवाद से लिया गया है। इस निबंध में हजार वर्षों में फैली हिंदी काव्य परंपरा पर ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ विचार करते हुए प्रगीत नामक काव्य रूप की निरंतरता को हिंदी समाज की जातीय प्रकृति तथा भाव प्रवाह की उपज के रूप में परिभाषित किया गया है। इस निबंध को पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि प्रगीत क्या है। मानव के व्यक्तिगत अनुभव भावावेश में संगीतमय होकर कोमलकांत पदावली के माध्यम से जब अभिव्यक्त होते हैं तो उसे हम प्रगीत कहते हैं। अंग्रेजी में इसे लिरिक कहते हैं और हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्यक्तिगत भावना की अभिव्यक्ति ही प्रगीत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम निबंध। कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। इधर आलोचना भी ज्यादातर कविताओं की सामाजिक सार्थकता ढूंढने में ही व्यस्त है। ऐसे वातावरण में गलत समझे जाने का खतरा उठाकर भी मैं विशेष रूप से उन कविताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो सीधे सीधे सामाजिक न होकर अपनी वैयक्तिकता और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। आज चर्चा के लिए इन प्रगीत धर्मी कविताओं को चुनने का एक कारण यह भी है कि समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए अब सबसे कठिन चुनौती भी इन्हीं की ओर से मिलती है। लेखक कह रहे हैं कि कविता पर समाज का जो दबाव है, प्रभाव है, वह तीव्रता से महसूस किया जा रहा है और इसी महसूस करने के क्रम में हमें प्रगीत को समझना अति आवश्यक है। कविता में जहाँ तक सामाजिक यथार्थ और व्यापक जीवन के चित्रण का प्रश्न है, सामान्यतः दृष्टि प्रबंध काव्यों और लंबी कविताओं की ओर ही जाती है। प्रगीत धर्मी कविताएं न तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं, न उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है, क्योंकि सामान्य समझ के अनुसार वे अंततः नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मात्र है। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि कविता में जहाँ तक समाज के यथार्थ का जो रूप है उसी का उसी रूप में चित्रण होता है और इस क्रम में हमारी दृष्टि जो है वो प्रबंध काव्यों और लंबी कविताओं की ओर ही जाती है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। सुरसागर भी उन्हें इसलिए परिसीमित लगा क्योंकि वह गीति काव्य है। आधुनिक कविता से उन्हें शिकायत भी इसलिए थी कि कला के लिए की पुकार के कारण यूरोप के प्रगीत मुक्तकों का ही चलन अधिक देखकर यहाँ भी उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहाँ, जिनमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता हो। अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही संभव है। इस प्रकार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई। इसलिए ज्यों ही प्रसाद की शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा कामायनी और निराला की राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास जैसे आख्यानक काव्य सामने आए तो आचार्य शुक्ल ने संतोष व्यक्त किया। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्यादर्श प्रबंधात्मक थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में ही मानव जीवन एक पूर्ण दृश्य समाहित हो सकता है। इसी कारण वे सुरसागर पे मोहित थे। शुक्ल जी को आधुनिक कविता से शिकायत थी। पहली बात यह थी कि कला के लिए के आधार पर यूरोप में जो प्रगीत मुक्तक का प्रचलन चला था उसका देखा देखी हमारे यहाँ भी रचनाएं हुई, लेकिन उसमें समस्त समाज के चिंतन और कल्याण को खोजना बालू में नाव चलाने जैसा था, मतलब नहीं मिलता था। और दूसरी यह कि लोग लंबी कविता को पढ़ने में कम रुचि दिखा रहे थे क्योंकि लोगों को फुर्सत नहीं थी। लेकिन जयशंकर प्रसाद की शेरशाह का शस्त्र समर्पण, प्रलय की छाया तथा कामायनी और निराला की राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसे काव्य जब आए तो शुक्ल जी को थोड़ा संतोष हुआ। आगे लेखक कह रहे हैं कि स्वीकार करना चाहता हूँ कि 15 वर्ष पहले कविता नए प्रतिमान में कविता के प्रतिमान को व्यापकता प्रदान करने के लिए जब मैंने मुक्तिबोध की लंबी कविताओं जैसी वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं को भी विचार की सीमा में ले आने के लिए आग्रह किया था तो आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता की संभावनाओं का पूरा एहसास न था। लेकिन इस बात में
न तब संदेह था और न अब संदेह है कि नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी जो या तो समाज निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी। इसलिए इन सीमित अर्थ भूमि वाली कविताओं के आधार पर निर्मित एकांकी एवं अपर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़कर एक व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्तिबोध की कविताओं का समावेश ऐतिहासिक आवश्यकता थी। किंतु इनके बाद भी ऐसी अनेक आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताएं बच रहती हैं जो सामाजिक अर्थवत्ता के कारण उस काव्य सिद्धांत को व्यापक बनाने में समर्थ है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं के जीवन में समस्त चित्रण उभर आते हैं। मुक्तिबोध की लंबी कविताएं वस्तुपरक ही मानी जा सकती हैं, पर वे भी उनके आत्मसंघर्ष से दूर नहीं हैं। मुक्तिबोध की कविता में एक प्रबल प्रवृत्ति थी जो समाज निरपेक्ष थी। आगे लेखक कह रहे हैं, इस दिशा में पुनर्विचार के लिए सच पूछियो तो मुझे सबसे पहले प्रेरणा स्वयं मुक्तिबोध के काव्य से ही मिली। मुक्तिबोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, उनकी अनेक कविताएं छोटी भी हैं और छोटी होने के बावजूद लंबी कविताओं से किसी कदर कम सार्थक नहीं है। वे कविताएं अपने रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी हैं। किसी किसी के मत में तो नाटकीय रूप के बावजूद मुक्तिबोध की काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत भूमि है। इसमें कोई शक नहीं कि मुक्तिबोध का समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है। तीव्रतम रूप में रचना विन्यास में कहीं वह पूर्णतः नाट्य धर्मी है, कहीं नाटकीय एकालाप है, कहीं नाटकीय प्रगीत है और कहीं शुद्ध प्रगीत भी। जैसे सहर्ष स्वीकारा है और मैं तुम लोगों से दूर हूँ, जैसा कि कवि ने एक जगह स्वयं लिखा है, निसंदेह उसमें कथा केवल आभास है, नाटकीयता केवल मरीचिका है और विशुद्ध आत्मगत काव्य है। जहाँ नाटकीयता है वहाँ भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की है। जहाँ नाटकीय है वहाँ भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है, क्योंकि वहाँ जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है या बिंब बनकर या विचार बनकर। इस प्रकार यह आत्मपरकता अथवा भावमयता मुक्तिबोध की सीमा नहीं बल्कि शक्ति है जो उनकी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। इस गति और ऊर्जा का मूल स्रोत है इस काव्य के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व। यह नई कविता के उन प्रगीत नायकों से एकदम भिन्न है जिनके अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मुक्तिबोध की कविताओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता की संभावना का पूरा एहसास किसी को न था। नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी जो या तो समाज निरपेक्ष थी या फिर जिनकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी। इसलिए इन सीमित अर्थभूमि वाली कविताओं के आधार पर निर्मित एकांगी एवं अपर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़कर एक व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्तिबोध की कविताओं का समावेश इतिहास की आवश्यकता थी। आगे लेखक कह रहे हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं कि ये आत्मपरक प्रगीत भी नाट्यधर्मी लंबी कविताओं के सदृश ही यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ वस्तुगत यथार्थ को अंतर जगत उस मात्रा में घुला लेता है जितनी उस यथार्थ की इंद्रिय उद्भुतता के लिए आवश्यक है। इस प्रकार एक प्रगीत धर्मी कविता में वस्तुगत यथार्थ अपनी चरम आत्मपरकता के रूप में ही व्यक्त होता है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं मुक्तिबोध की कविताओं पर पुनर्विचार करना जरूरी है, क्योंकि कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता का बोध स्वभावतः संभावनाओं की तलाश करता है। लेखक कह रहे हैं कि मुक्तिबोध की आत्मपरक छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता का बोध स्वभावतः हमारा ध्यान उन्हीं के समान धर्मी एक अन्य कवि त्रिलोचन की ओर ले जाता है, जिन्होंने कुछ चरित्र केंद्रित लंबी वर्णनात्मक कविताओं के बावजूद ज्यादातर सोनेट और गीत ही लिखे हैं। कहने के लिए तो ये प्रगीत हैं, लेकिन जीवन जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन के काव्य संसार में मिलते हैं वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। किंतु इन भास्वर चित्रों को अंततः जीवंत बनाने वाला प्रगीत नायक का एक अनूठा व्यक्तित्व है, जिसका स्पष्ट चित्र उस जनपद का कवि हूँ संग्रह के उन आत्मपरक सोनेटों में मिलता है। वही त्रिलोचन है वह जिसके तन पर गंदे कपड़े हैं, जैसे आत्मचित्र वस्तुतः एक प्रगीत नायक की निर्वैयक्तिक कल्प सृष्टि है, जिनसे नितांत वैयक्तिकता के बीच भी एक प्रतिध्वनि चरित्र से परिचय की अनुभूति होती है।
यदि ऐसे आत्मपरक प्रगीत सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से अप्रासंगिक माने जाएंगे तो फिर हिंदी कविता की स्थिति विपन्न ही कहलाएगी। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि त्रिलोचन ने कुछ चरित्र केंद्रित लंबी वर्णनात्मक कविताओं के अलावा ज्यादातर छोटे छोटे गीत ही लिखे हैं, लेकिन जीवन जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन के काव्य संसार में मिलते हैं वे अन्यत्र कहीं दुर्लभ ही मिलते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि प्रसंगवश यही नागार्जुन का भी स्मरण किया जा सकता है, जिनकी बहुमुखी आक्रामक काव्य प्रतिभा के बीच आत्मपरक प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के क्षण कम ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनकी विकट तीव्रता प्रगीतों के परिचित संसार को एक झटके से छिन्न भिन्न कर देती है। फिर चाहे वह तनगई रीढ़ जैसी प्रेम तथा ममता की नितांत निजी अनुभूति हो, चाहे जेल के सिंकचों से सिर्फ टिकाए चलने वाला अनुचिंतन और अनुताप। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का निष्कवच फक्कड़ व्यक्तित्व उनके प्रगीतों को विशिष्ट रंग तो देता ही है, निश्चित सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि वही नागार्जुन की आक्रामक काव्य प्रतिभा के बीच आत्मपरक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के क्षण कम ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनकी विकट तीव्रता प्रगीतों के परिचित संसार को एक झटके में तितर बितर कर देती है। आगे लेखक कह रहे हैं कि प्रगीत काव्य के प्रसंग में मुक्तिबोध त्रिलोचन और नागार्जुन के उल्लेख से यदि कुछ लोगों की भौहें उठे या तने तो इसका कारण सिर्फ यह होगा कि यह एक नया प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व है, चीर परिचित प्रतिमा से नितांत भिन्न, अपनी वैयक्तिकता में विशिष्ट और सामाजिकता में सामान्य, व्यक्तिवादी न होते हुए भी व्यक्ति विशिष्ट, अपने समाज से लड़ते हुए भी सामाजिक, दुनियादार न होते हुए भी इसी दुनिया का। ये नए प्रगीत इसी नए व्यक्तित्व से संभव हो सके हैं। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रगीत काव्य के प्रसंग में मुक्तिबोध त्रिलोचन नागार्जुन का उल्लेख एक नया प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व है जो बिल्कुल नया है। इस नए प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व के समकालीन विकास की दशाओं पर दृष्टिपात करने से पूर्व एक बार हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत धर्मी कविताओं की सामाजिक भूमिका का सिंहावलोकन कर लेना अप्रासंगिक न होगा। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस साहित्य में काव्योत्कर्ष के मानदंड प्रबंध काव्यों के आधार पर बने हो और जहां प्रबंध काव्य को ही व्यापक जीवन के प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार किया गया हो, उसकी कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों का है। यही नहीं बल्कि गीतों ने ही जनमानस को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। रामचरितमानस की महिमा से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन विनय पत्रिका के पद एक व्यक्ति का अरण्य रोदन मात्र नहीं है। यह तो मानस के मर्मी भी मानते हैं कि तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है और उनकी चरम वैयक्ता ही परम सामाजिकता है। तुलसी के अलावा कबीर, सूर, मीरा, नानक, रैदास आदि अधिकांश संतों ने प्रायः दोहे और गेय पद ही लिखे हैं। यद्यपि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ। गीतों के साथ हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक नई प्रगीतात्मकता के विस्फोट का ऐतिहासिक क्षण है, जिसके धमाके से मध्ययुगीन भारतीय समाज की रूढ़ी जर्जर दीवारें हिल उठी, साथ ही जिसकी माधुरी सामान्य जन के लिए संजीवनी सिद्ध हुई। कहने की आवश्यकता नहीं कि लोक भाषा की परिष्कृत प्रतीकात्मकता का यह उन्मेष भारतीय साहित्य की अपूर्व घटना है, जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के साथ ही भारत की सभी आधुनिक भाषाओं में लगभग साथ साथ हुई। लेखक कह रहे हैं कि हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत कविताओं की सामाजिक भूमिका बहुत पुरानी है। तुलसीदास, कबीर दास, सूरदास, मीराबाई, नानक, रैदास आदि अधिकांश संतों ने प्रायः दोहे तथा गेय पद ही लिखे हैं, और यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ है और उसी को आगे संतों और भक्तों की वाणी ने पहुंचाया है। प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। भक्ति काव्य से भिन्न इस रोमांटिक प्रगीतात्मकता के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है, जहां समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। इन रोमांटिक प्रगीतों में भक्ति काव्य जैसी तन्मयता भले न हो, किंतु आत्मीयता और इंद्रियता कहीं अधिक है। उल्लेखनीय है कि इस दौरान सीधे सीधे राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों को काव्य रूप देने वाले मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्र कवि भी हुए और अधिकांशतः
उन्होंने प्रबंधात्मक काव्य ही लिखे जिन्हें उस समय ज्यादा सामाजिक माना गया, लेकिन प्रबुद्ध जनों को जल्द ही इस सच्चाई का एहसास हो गया कि असामाजिक प्रतीत होने वाले रोमांटिक प्रगीत उस युग की चेतना को कहीं अधिक गहराई से वाणी दे रहे थे और उनकी असामाजिकता में ही सच्ची सामाजिकता थी। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष या जन्म रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, जिसमें भक्ति काव्य जैसी तन्मयता भले ही न थी पर उसमें आत्मीयता और इंद्रियता कहीं अधिक थी। इस दौर में राष्ट्रीयता संबंधी विचारों और भावों को काव्य में जगह मिली, जिसमें मैथिली शरण गुप्त जैसे महान कवि थे। आलोचकों की दृष्टि में सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आरंभ यही है जिसका आधार है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। इस प्रकार प्रगीतात्मकता का अर्थ हुआ एकांत संगीत अथवा अकेले कंठ की पुकार। प्रगीतात्मकता की यह धारणा इतनी बुद्धमूल हो गई है कि आज भी प्रगीत के रूप में प्रायः उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक हो। चूंकि इस प्रकार के व्यक्तिवाद को जन्म देने वाली औद्योगिक पूंजीवादी समाज व्यवस्था समाप्त होने की जगह और भी विकसित हो रही है, इसलिए फिलहाल प्रगीत कविता की इस मानसिक धारणा से छुटकारा संभव नहीं है। लेखक क्या कहते हैं कि प्रगीतात्मकता एक प्रकार से एकांत संगीत है, अकेले कंठ की पुकार है, जिसका आधार है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। निश्चय ही इस स्थिति में कुछ परिवर्तन घटित हुआ है, फलतः कवि की मानसिकता भी बदली है। व्यक्ति बनाम समाज जैसे सरल द्वंद्व का स्थान समाज के अपने अंतर विरोधों ने ले लिया है। व्यक्तिवाद उतना आश्वस्त नहीं रहा, स्वयं व्यक्ति के अंदर भी अंतर संघर्ष पैदा हुआ। विद्रोह का स्थान आत्मविडंबना ने ले लिया। इस प्रकार प्रगीतात्मकता विडंबनाग्रस्त हुई और उनके रचना विन्यास में पेचीदगी आई। आत्मपरकता कदाचित और बढ़ी, इसके साथ ही आत्मेतर का दबाव भी। तथाकथित नई कविता भी प्रगीतात्मकता में आए नए मोड़ों और मरोड़ों को इसी आलोक में समझा जा सकता है। यहाँ लेखक कहते हैं कि कवि की मानसिकता बदली है और इस बदलाव को नई कविता के आलोक में समझा जा सकता है। इस प्रसंग में मुझे शमशेर जी की 1941 की लिखी एक कविता याद आ रही है, जिसे संयोग से उन दिनों काशी में एक शाम उन्हीं के मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कविता इस प्रकार है। लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्याओं से पलके डूबे ही सी थी, पर अभी नहीं कोई सुनता सा था मुझे कहीं, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार एकाकी उठ मुझे पुकारा कई बार। मैं समाज तो नहीं ना मैं कुल जीवन, कण समूह में हूँ मैं केवल एक कण, कौन सहारा मेरा कौन सहारा। आज दोबारा इस कविता को पढ़ते हुए मुझे थियोडोर एडोर्नो का एक वाक्य याद आ रहा है, जिसका भाव यह है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। मैं इस कविता की व्याख्या करने का साहस ना करूंगा, लेकिन यहाँ समाज के उस दबाव को भी महसूस किया जा सकता है और अपने अकेले होने की विडंबना को भी। और यही वे बिंदु हैं जो इस कविता की निराशा को बच्चन जैसे कवियों की सरल सपाट निराशा से अलग करते हुए एक गहरी सामाजिक सच्चाई को व्यक्त करते हैं। लेखक को शमशेर की कविता पढ़ते हुए थियोडोर एडोर्नो की याद आती है। व्यक्ति एकाकी है, लेकिन उसका आत्मसंघर्ष अकेला नहीं है। उसका आत्मसंघर्ष समाज में प्रतिफलित होता है और यही स्थिति बच्चन की रचनाओं में भी देखने को मिलता है। इस सांसद की स्थिति से उबरने का एक उपाय तो वह है जिसे एक समय के प्रगतिवाद ने सुझाया था, अंदर से एकदम बाहर निकलकर जनता के पास जाना। निसंदेह कुछ लोगों ने यह रास्ता अपनाया भी, यहाँ तक कि शमशेर जी की भी कभी कभी उस रास्ते पर चल पड़े थे। परिणाम कविता नितांत सामाजिक हो गई और जिस हद तक हुई उस हद तक प्रतीकात्मकता से ही नहीं बल्कि कवित्व से भी वंचित हुई। जल्दी रघुवीर सहाय के शब्दों में कवि ने यदि वह संवेदनशील हुआ तो अनुभव किया कि बाहर जाते जाते वह अपना मन खाली है। इस अनुभव के बाद या तो फिर वही अंतर्गुहावास या फिर आत्मसंघर्ष। नई कविता के अनेक कवियों ने अंतर्गुहावास का रास्ता अपनाया तो मुक्तिबोध ने आत्मसंघर्ष का, जो उन्हें प्रायः बहिर्संघर्ष में भी झोंकता रहा। एक में प्रतीकात्मकता सीमित हुई तो दूसरे में प्रगीतात्मकता के कुछ नए आयाम उद्घाटित हुए। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दो छोरों के बीच तथा इनके अलावा और भी अनेक स्थितियां रही हैं जिनके ब्यौरे में जाने का समय
संप्रति नहीं है। प्रसंगवश इतना ही कहना काफी होगा कि अभी कुछ साल पहले एक दशक ऐसा फिर आया था कि जब अनेक कवि अपने अंदर का दरवाजा तोड़कर एकदम बाहर निकल आए थे और नए व्यवस्था के विरोध के जुनून में उन्होंने ढेर सारी सामाजिक कविताएं लिख डाली, जिन्हें देखकर कविता को भी शर्म आए। गनीमत है कि वह दौर जल्द ही खत्म हो गया। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि अकेलेपन के बाद कुछ लोगों ने जनता की स्थिति को काव्य का विषय बनाया, जिससे कविता नितांत सामाजिक हो गई। फिर कुछ ही समय में नई कविता के अनेक कवियों ने हृदयगत स्थितियों का वर्णन करना शुरू किया। इसके बाद एक दौर ऐसा आया जब अनेक कवि अपने अंदर का दरवाजा तोड़कर एकदम बाहर निकल आए और व्यवस्था के विरोध में जुनून में उन्होंने ढेर सारी सामाजिक कविता लिख डाली। लेकिन यह दौर जल्दी ही समाप्त हो गया। पिछले 5 वर्षों से हिंदी कविता के वातावरण में फिर कुछ परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। यह परिवर्तन न बहुत बड़ा है न क्रांतिकारी, लेकिन कविता की पुनः प्रतिष्ठा, प्रत्यभिज्ञान, प्रत्याश्वस्ति जैसा कुछ अवश्य है। संयोग से यह परिवर्तन इधर उभरने वाली एक युवा पीढ़ी के कवियों के द्वारा घटित हुआ है, लेकिन इसमें पहले की पीढ़ी के कवियों के किंचित बदले हुए स्वर का भी योगदान है। इसे मैं एक नई प्रतीकात्मकता का उभार कहना चाहूंगा। आज कवि को न तो अपने अंदर झांक कर देखने में संकोच है, न बाहर के यथार्थ का सामना करने में कोई हिचक। अंदर न तो किसी असंदिग्ध विश्व दृष्टि का मजबूत खूंटा गाड़ने की जिद है और न बाहर व्यवस्था को एक विराट पहाड़ के रूप में आंकने की हवस। बाहर छोटी से छोटी घटना, स्थिति, वस्तु आदि पर नजर है और कोशिश है उसे अर्थ देने की। इस प्रकार बाहर की प्रतिक्रिया स्वरूप अंदर उठने वाली छोटी से छोटी लहर को भी पकड़कर उसे शब्दों में बांध लेने का उत्साह है। अब यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि न रोमांटिक ढंग का व्यक्तिवादी विद्रोह संभव है और न अपने अंदर सिमट कर मानसिक जुगाली करने में ही निष्कृति है। गरज की एक नए स्तर पर कवि व्यक्ति अपने और समाज के बीच के रिश्ते को साधने की कोशिश कर रहा है और इस प्रक्रिया में जो व्यक्तित्व बनता दिखाई दे रहा है वह निश्चय ही एक नए ढंग की प्रतीकात्मकता के उभार का संकेत है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह रोमांटिक गीतों की वापसी नहीं है और न ही कविता को नितांत वैयक्तिक मोड़ देने की कोई साजिश। इसका अर्थ उन आत्मपरक कविताओं की ओर आलोचक की वापसी भी नहीं है जिसे पहले मुक्तिबोध ने एक साहित्य की डायरी में और फिर मैंने कविता के नए प्रतिमान में जड़ीभूत सौंदर्यानुभूति के रूप में तिरस्कृत किया था। जरूरी नहीं कि यह प्रतीकात्मकता छंदों की ओर लौट कर ही अपनी विशिष्टता प्रमाणित करे। इधर की कविताओं से धीरे धीरे यह बात पुष्ट होती जा रही है कि मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है और ठंडे स्वर की तासीर भी कभी कभी गर्म होती है। यदि सिर्फ 2 ठोस उदाहरणों से अपनी बात स्पष्ट करनी हो तो नई प्रगीतात्मकता का एक पहलू केदारनाथ सिंह की इस कविता से व्यक्त होता है। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। और दूसरा पहलू शरद विल्लौर की तय तो यही था। कविता की इन अंतिम पंक्तियों से हार कर मैं समूचा तराजू पर ही चढ़ गया। आसमान से फूल नहीं बरसे, कबूतर ने कोई दूसरा रूप नहीं लिया और मैंने देखा बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। अंत में लेखक कहते हैं कि नई प्रतीकात्मकता का उभार युवा पीढ़ी के कवियों द्वारा कविता के क्षेत्र में कुछ और परिवर्तन हुए हैं। यह एक नई प्रतीकात्मकता का उभार है। आज कवि को अपने अंदर झांकने या बाहरी यथार्थ का सामना करने में कोई हिचक नहीं है। उसकी नज़र हर छोटी से छोटी घटना, स्थिति, वस्तु आदि पर है। इसी तरह उसमें अपने अंदर उठने वाली छोटी सी छोटी लहर को पकड़कर शब्दों में बांध लेने का उत्साह भी है। कवि अपने और समाज के बीच के रिश्ते को साधने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन यह रोमांटिक गीतों को समाप्त करने या वैयक्तिक कविता को बढ़ाने का प्रयास नहीं है, बल्कि इन कविताओं से यह बात पुष्ट होती जा रही है कि मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है और कभी कभी ठंडे स्वर का प्रभाव गर्म होता है। यह एक नए ढंग की प्रतीकात्मकता के उभार का संकेत है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हिंदी साहित्य में हजारों वर्षों से काव्य सरिता प्रवाहित और उसके रूप बदलते रहे और प्रगीत नामधारी एक धारा भी उसी गीति काव्य की निरंतरता का ही प्रतिफल है। यहाँ उसी प्रगीत की परख इस निबंध में की गई है और साथ ही उसको आज की सामयिक आवश्यकता के रूप में भी परखा गया है। प्रगीत की सामाजिक साहित्यिकता क्या है,
कैसी है, साथ ही हमारी साहित्यिक परंपरा में उसकी अहमियत क्या है, उसकी भी पड़ताल इस निबंध में की गई है। तो आज के वीडियो में हम रहने देते हैं सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।